अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 31। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। मगनीशा की दोबारा उसके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, हालांकि नाश्ता लगवाना उसकी जिम्मेदारी थी। इस इमारत का सारा इंतज़ाम उसके सुपुर्द किया गया था और इसकी हदायत उसे पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन रात के तजर्बे ने उसके हौसले पस्त कर दिए थे और वो खूबज़दा सी थी। बहरहाल उसने शिरान के नाश्ता लगवाया। ग्रीचर किसी काम से गया हुआ था। 3 मुलाजमों ने नाश्ते की मेज़ लगा दी तो उसने उनसे चीफ के बारे में पूछा। जाग गया है, बैठा है कमरे में। तुम में से कौन गया था उसके सामने? मैं मादाम, एक नौकर ने कहा। मूड क्या था उसका? नॉर्मल, कोई ख़ास बात नहीं हुई। ओ अच्छा, मैं देखूं। मगनीशा ने हिम्मत करके कहा। यह हिम्मत उसे करनी थी। बहरहाल उसे उसकी खिदमत पर मामूर किया गया था, चुनांचे वो खूबसूरत सी उसके सामने पहुंच गई। शिरान गाउन में लिपटा बिलाशुबा शानदार नजर आ रहा था। सुर्खु सफेद चेहरा, हसीन नकूश, बड़े मुतासिरकुन थे, लेकिन रात की लात इसके बाद का रवैया सारे हौसले पस्त कर देता था। ताहम मगनीशा उसके सामने पहुंच गई। गुड मॉर्निंग सर, इसने लरजती आवाज़ में कहा। नाश्ता लगा दिया है बराह करम, मगनीशा ने कहा और शिरान उठ गया। उसका चेहरा पुरसकून था और कोई खास बात नहीं महसूस होती थी। नाश्ते के कमरे में पहुंचकर उसने कहा, ग्रीचर कहाँ है? मिस्टर ग्रीचर किसी काम से गए हैं जनाब। कब तक वापस आएगा? शायद दोपहर तक। बाहर के हालात कुछ मालूम है? मैं समझी नहीं जनाब, मगनीशा ने कहा और शिरान मुंह में उठाकर उसे देखने लगा, फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया। मगनीशा खुश होंठों पर जुबान फेर रही थी। इसके बाद वो नाश्ते के खात्मे तक कुछ नहीं बोला। मगनीशा खामोश खड़ी। वो नाश्ते से फारिग हो गया और मगनीशा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। नाश्ता बहुत उम्दा था। शुक्रिया जनाब। तुम कौन हो? मगनीशा है नाम मेरा, आपकी खिदमत पर मामूर किया गया मुझे। ओह शुक्रिया। पुलिस की क्या रिपोर्ट है? मेरी तलाश कहाँ हो रही है? क्या अखबारात में इन वाक़यात का कोई तज़किरा है? जी हाँ, लेकिन शायद पुलिस को भी तफसील मालूम नहीं। इन खबरों को कोई नुमाया मुकाम नहीं दिया गया। शिरान ने आहिस्ता से कहा। इस वक्त नरम नज़र आ रहा था। मगनीशा इस पर गौर करती रही, फिर वो नाश्ते के कमरे से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में गौर व फिक्र के आसार थे। 11 बजे ग्रीचर वहाँ आ गया। इस वक्त वो लान में चहलकदमी कर रहा था। मगनीशा इसके साथ ही थी। उसने खुद कहा था कि मगनीशा ये वक्त उसके साथ गुजारे। ग्रीचर मगनीशा को देखकर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया था, लेकिन मगनीशा जवाब में मुस्कुराने की जरूरत भी न कर सकी। ग्रीचर शिरान के पास पहुंच गया। हेलो ग्रीचर, कहाँ चले गए थे तुम सुबह ही सुबह? शिरान ने सवाल किया। बस चीफ, हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए गया था, कुछ और काम भी थे, ग्रीचर ने जवाब दिया। क्या अंदाज़ा लगाया तुमने हालात के बारे में? कोई ख़ास बात नहीं चीफ, बस इन वाक़यात को आम किस्म के जराइम से मनसूब कर दिया गया है और पुलिस किसी कबायली की तलाश में है। तफसीलात ना तो अखबार को दी गई हैं और ना शायद पुलिस को कुछ मालूम है, इसलिए हालात में कोई नुमाया तब्दीली नहीं है, ग्रीचर ने कहा। बहरहाल मुझे पुलिस से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं इस खामोशी से उकता रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक आम हैसियत से बैंकॉक की सैर करूँ, लेकिन खामखा वो अहमक औरत मेरे रास्ते में आ गई और उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उस वक्त मैं आराम से निपटूंगा। ज़रा पहले ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के मामला अपने हाथ में ले लूँ ताकि मालिनों को भी शिकायत का मौका न मिले। यकीनन जनाबे वाला, आज शाम को 6 बजे हमारी साबिक इंचार्ज से आपकी मुलाकात का वक्त रखा गया है। तुम उस वक्त तक मेरे सामने उसका तज़किरा मत करो जब तक वो मेरे सामने ना पहुँच जाए। शिरान दफतन तेवर बदल कर कहा और ग्रीचर ने गर्दन झुका दी। जो हुक्म जनाब, उसने गर्दन हिलाई। आखिर तुम लोग उसे सस्पेंस क्यों बनाए हुए हो मेरे लिए? वो कौन है, क्या है, जो कुछ भी है उसे मेरे सामने लाओ, मुझे इसके बारे में बताओ। आखिर उसका नाम पोशीदा रखना इतना ज़रूरी क्यों है? शिरान ने कहा। बस जनाब अली, कोई ख़ास बात नहीं थी। हमारा ख्याल था कि खुद ही उनसे मुलाकात करके उनके बारे में तफसीलात मालूम कर लें, ग्रीचर ने जवाब दिया और शिरान गर्दन झटक कर रह गया। बहरतौर मैं खुद उसके पास नहीं जाऊँगा। वो जो कोई भी है उसे इसी इमारत में आना होगा, समझे तुम? जी हाँ जनाब, ऐसा ही होगा। इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं। आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और हम सब आपके अहकामात की तामील करेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मुझे मुकम्मल हालात बताओ, मालिनों के कारोबार के बारे में और इस कारोबार की मुकम्मल तफसीलात मुझे फराहम करो। जी बेहतर, ग्रीचर ने जवाब दिया। मगनीशा इस दौरान में खामोश रही थी। ग्रीचर ने कई बार उसके तो देखा था, लेकिन वो जानबूझकर उसकी मुतवज्जो नहीं हुई, मुबादा कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। बहरहाल वो उन लोगों के साथ नहीं गई थी, बल्कि अपने कमरे में वापस आ गई थी। ग्रीचर के और नए चीफ के दरमियान इसकी गुंजाइश भी नहीं थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद ग्रीचर खुद उसकी तरफ आया। उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तुम बहुत संजीदा हो मगनीशा, अपनी फिक्र के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हो, ग्रीचर ने उसके सामने सोफे पर दराज होकर कहा। बस जहन पर एक बोझ सा तारी हो गया ग्रीचर। क्यों?
اس کی شخصیت انوکھی نہیں ہے؟ بے حد انوکھی۔ ان 2 گھنٹوں نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا ہے، گریچر نے کہا۔ ہاں، یہ شخص ناقابل فہم ہے، اس کے سامنے بہت محتاط رہنا ہوگا، میگنیشا پرخلال انداز میں بولی۔ چند لمحات خاموش رہی، پھر گریچر نے میگنیشا سے پورے دن کی تفصیلات پوچھی۔ رات کے واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں، یوں لگتا تھا جیسے اسے یہ بات یاد ہی نہ ہو۔ کم وقت نے میرے بال جڑ سے اکھاڑ ڈالے تھے اور ایسی لات ماری تھی کہ اب تک کمر میں درد ہے۔ گریچر ہنسنے لگا تھا۔ ممکن ہے اس نے اس وقت تمہاری شکلیں نہ دیکھی ہو، وہ بولا۔ میگنیشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شام کو 6 بجے ایک خوبصورت کار اس عمارت میں آ کر رکی۔ گریچر اس سے نیچے اترا اور اس نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ ایک درمیانہ قد و قامت کی لڑکی نیچے اتر آئی اور پھر وہ گریچر کی رہنمائی میں چلتی ہوئی اس کمرے کے سامنے پہنچ گئی جہاں شیران موجود تھا۔ گریچر اندر داخل ہو گیا۔ شیران صوفے پر نیم رہا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ آگے ہی مسٹر شیران۔ کون؟ سابق انچارج، گریچر نے جواب دیا۔ تو بلا لاؤ اندر۔ میں کیا کروں؟ کیا میں اس کے استقبال کے لیے باہر چلوں؟ شیران نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا اور گریچر جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکی اندر داخل ہو گئی تھی۔ شیران اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا، قدموں کی چاپ سن کر بھی اس طرح بیٹھا رہا۔ تب لڑکی کی آواز ابھری۔ میں بیٹھ سکتی ہوں جناب؟ اس آواز کو سن کر شیران بری طرح اچھل پڑا۔ وہ جلدی سے گھوما اور پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، تم؟ لڑکی سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہترین رہائش گاہ، تعیشاتی زندگی کے تمام سامان موجود تھے۔ نعمان خان کی کیفیت جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کے بھائی بہت خوش تھے۔ بینکاک انہیں یورپ سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ تمام بھائی اپنے اپنے طور پر تفریحات میں مشغول تھے، لیکن اتنے دن ہونے کے باوجود نعمان خان نے کسی تفریح میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور متین نوجوان تھا اور اس دوران میں مستقبل ہی کے بارے میں غور کرتا رہا تھا۔ حالانکہ آئیوی نے اسے بار بار اس بات پر اکسایا تھا کہ وہ بھی کسی قسم کی تفریحات میں حصہ لے، اور اس کی اس بات پر نعمان خان مسکرا کر کہتا تھا، جب تک میں یہاں اپنے لیے کوئی صحیح مقام حاصل نہ کر لوں آئیوی، تفریحات میں حصہ لینا مناسب نہیں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو میرے تمام بھائی یہاں کتنے خوش ہیں، مجھے ان کے مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، چنانچہ میں ابھی تفریحات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تم خواہ میری وجہ سے بور ہو رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے نکل جایا کرو۔ نہیں نعمان خان، جب تک تم اپنے طور پر مطمئن ہو جاؤ گے تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی رہنے دو، آئیوی نے کہا، اور نعمان خان خاموش ہو گیا تھا۔ نعمان خان در حقیقت ذہنی الجھنوں کا شکار تھا۔ ہر چند کے گپتھرو اس کی خدمت پر معمور رہتا تھا، لیکن اسے یہ احساس رہتا تھا کہ وہ ابھی تک ڈاکٹر بریٹو کا دست نگر ہے۔ ڈاکٹر بریٹو نے کمال مہربانی سے کام لے کر یہاں اس کے لیے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کر دی تھی۔ بلا شبہ وہ عظیم تھا۔ نعمان خان پر بے پناہ خرچ کر رہا تھا، لیکن نعمان خان اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر اس نے ایک دن گیترو کو طلب کر لیا۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں گیترو۔ جناب والا فرمائیے۔ تم بے شک میرے لیے ایک بہتر دوست ثابت ہوئے ہو، اور جس طرح تم نے یہاں میری ضروریات کا خیال رکھا ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر بریٹو کا بھی۔ لیکن میں کسی ایسی شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو کوئی نمایاں حیثیت کی حامل ہو، میں اس سے آئندہ پروگرام کے بارے میں بات کر سکوں۔ ڈاکٹر بریٹو سے بھی رابطہ قائم کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن اب تک مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ جناب، ممکن ہے ڈاکٹر بریٹو کچھ دن کے بعد خود یہاں کا دورہ کرے، اس بات کے امکانات ہیں، گیترو نے جواب دیا۔ اور کوئی یہاں ایسا نہیں جو ڈاکٹر بریٹو کا قائم مقام ہو؟ جی ہاں، آپ مسٹر فاؤلر سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ مسٹر فاؤلر یوں سمجھا جائے کہ یہ ڈاکٹر بریٹو کے قائم مقام ہے، وہ آپ کے بارے میں ہدایات جاری کرتے ہیں۔ تو مجھے اب تک ان سے لا علم کیوں رکھا گیا تھا؟ اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی جناب، اگر آپ حکم دے تو آپ کو ان سے ملایا جا سکتا ہے۔ بہرطور فوری طور پر میری مسٹر فاؤلر سے ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ بلکہ یہ بتاؤ ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ کیا میں ان سے فون پر رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ جی ہاں ضرور، گیترو نے جواب دیا اور ٹیلی فون نمبر دہرا دیا۔ نعمان خان کو حیرت تھی کہ اب تک اس نے اس حصے میں گیترو سے مدد کیوں نہیں لی تھی۔ خواہ ذہنی الجھنوں کا شکار رہا اور انتظار کرتا رہا کہ خود ہی کچھ نہ کچھ ہو۔ میں شروع سے ٹیلی فون پر مسٹر فاؤلر کے نمبر ڈائل کیے اور چند لمحات کے بعد ایک زنانہ آواز سنائی دی۔ جی، مسٹر فاؤلر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون صاحب ہے؟ نعمان خان، نام بتا دیا جائے؟ او جناب، آپ براہ کرم ہولڈ آن کیجئے۔ دوسری طرف سے لہجہ معدب ہو گیا اور نعمان خان انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، ہیلو نعمان خان، کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہوں جناب، کیا آپ مسٹر فاؤلر ہیں؟ جی ہاں، تمہارا دوست۔ دوسری طرف سے جواب ملا، زبان انگریزی تو لہجہ خاص یورپینوں کا سا تھا۔ مسٹر فاؤلر، یہاں آنے کے بعد میں نے بعض معاملات میں خود کو بالکل تنہا پایا ہے اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں تشنا رہی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے آپ کے نام یا آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہت دیر میں مجھے آپ کے بارے میں پتہ چل سکا۔ بہرطور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خود آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں مسٹر نعمان خان۔ میں نے صرف اس لیے آپ کو ابھی تک زحمت نہیں دی کہ
पहले आप बैंकॉक की सैर कर लें। सुना है कि आपको पहली बार यहाँ आए हैं। मैंने आपको ज़हनी तौर पर इसलिए नहीं उलझाया कि आप इब्तदाई उलझनों से निकल जाएं। गितरों को मैंने आपके लिए हिदायत कर दी थी। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आज शाम को मिल लेते हैं। जी हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, नुमान खां ने कहा। ठीक है, मेरी गाड़ी आपको लेने पहुँच जाएगी। आप शाम को ठीक 7:30 बजे मेरे पास पहुँच जाएं और रात का खाना मेरे ही साथ खाएं। शुक्रिया मिस्टर फॉवलर, नुमान खां ने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। उसी दिन शाम को तकरीबन 7:15 बजे एक खूबसूरत कार इस इमारत में पहुंच गई। नुमान खां तैयार था। उसने आईबू को इस बारे में तफसीलात नहीं बताई थी। उसे अंदाज़ा था कि अगर उसने आईबू को तफसीलात बता दी तो खुद भी इसके साथ चलने की कोशिश करेगी, जिसे नुमान खां इस वक्त किसी तौर बेहतर नहीं समझता था। वो तैयार था। आईवी से मिले बगैर वो बाहर निकल आया। मुअद्दिब ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया और वो बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी थी। बेशुमार सड़कों और बाजारों से गुजरकर भी आखिर कार एक खूबसूरत इलाके में बनी खुशनुमा इमारत के गेट के अंदर दाखिल हो गई। ड्राइवर ने उसे पोर्च में रोक दिया और फिर दुबले पतले बदन के एक नहायत स्मार्ट शख्स ने नुमान खां का इस्तकबाल किया था। मुझे फॉवलर कहते हैं, उसने नुमान खां से हाथ मिलाते हुए कहा। फिर वो उसे लिए हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। हसीन तरीन ड्राइंग रूम था। नुमान खां ने पसंदीदा निगाहों से चारों तरफ देखा। फॉवलर के इशारे पर वो एक सोफे पर बैठ गया। बैंकॉक कैसा लगा मिस्टर नुमान? मुझे इल्म है कि तुम पहली बार यहाँ आए हो। मशरिक हसीन है, नुमान खां ने जवाब दिया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं, यह सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। वजह? फॉवलर ने पूछा। मिस्टर फॉवलर, मुमकिन है आपको हम लोगों के बारे में तफसीलात मालूम ना हो। मैं कबायली हूँ। फराना मेरे कबीले का नाम था। हम पहाड़ों के रहने वाले। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, अपनी तर्ज ज़िंदगी, अपने अफकार को नहीं छोड़ते। हमें अपनी कुव्वत बाजू से हासिल की हुई दौलत रास आती है। किसी की दी हुई रोटी हमारे मैदों में चुभती है। यही कैफियत मेरी है। डॉक्टर ब्रीटो ने मुझसे कहा था कि यह मुझे मुआश मिलेगा और मैं अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर लूँगा। हाँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन अभी आप एक मेहमान की हैसियत रखते हैं नुमान खां, और मेहमान नवाजी एहसान नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि अब ये मेहमान नवाजी ख़त्म कर दी जाए और मुझे मसरूफ़ कर दिया जाए। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो इसका एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। मैं 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इंतज़ाम कर दूँगा। शुक्रिया मिस्टर फॉवलर। वैसे डॉक्टर ब्रीटो ने आपको मेरे बारे में तफसील तो बता दी होगी। वो मुझ पर एतमाद करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि बैंकॉक में मुझे स्मगलिंग करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बैंकॉक ज़ेर-ए-ज़मीन दुनिया अलग है। ये ऊपर से आपको बहुत मासूम नज़र आया होगा, सीधे साधे, मेहनत कश और गरीब लोगों का शहर। लेकिन नीचे का शहर बहुत मुख्तलिफ है, शातिर और ख़तरनाक लोगों से पुर, जिनकी दौलत का उन्हें खुद शुमार नहीं है। हमारा ताल्लुक इसी ज़ेर-ए-ज़मीन दुनिया से है, और मैं ये कहने में आर नहीं महसूस करता मिस्टर नुमान के हम हर वो इक़दाम कर लेते हैं जिसमें हमें दौलत के उसूल की तवक्को हो। बड़े बड़े शातिर यहाँ आते हैं, बेशुमार शातिराना चाले चलते हैं। कभी वो हमें चित कर देते हैं और कभी हम उन्हें। इस बात के कहने से मेरा मकसद सिर्फ ये था, नुमान खां के बैंकॉक की इस ज़ेर-ए-ज़मीन दुनिया में अगर तुम कदम रख रहे हो तो तुम्हें बहुत से ऐसे ख्यालात ज़हन से झटक देना होंगे जिनमें शराफत और इंसानियत का तसव्वुर मिलता है। हम जिस गिरोह से और जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें सिर्फ दो किस्म के अफराद होते हैं, लूटने वाले और लुटने वाले। अगर हम लूटने वाले नहीं तो फिर लुटने वाले बन जाते हैं। इसलिए हमारे तबके में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम पहले वार करने वाले हों। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? मिस्टर फॉवलर ने कहा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, नुमान खां ने कहा। क्या ख्याल है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? 100%। मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह ज़िंदगी गुजारना होगी। मैं उन माजूर लोगों की तरह बसर नहीं कर सकता जो किसी तारीख और सुनसान मकान के गोशे में पड़े अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं। वंडरफुल, मैं आपसे यही तवक्को रखता हूँ। बहरहाल, हमारी कारोबारी गुफ्तगू ख़त्म। आपने जो कुछ कहा है इसके भी समझिए कि मैं और मेरे तमाम साथी मुस्तैद हैं। पूरी तौर पर आपके सबूत को जिम्मेदारियाँ की जाएंगी और फिर सिलसिले में कोई मुनासिब बात भी हो जाएगी। आप इस बात को ज़हन से झटक दें कि आप किसी के दस्ते नगर हैं। फॉवलर को आप इस बात पर फ़ख्र करने का मौका दें कि वो कुछ अरसा आपकी मेहमानवाजी कर सका, फॉवलर ने कहा, और नुमान खां मुस्कुराने लगा। शुक्रिया मिस्टर फॉवलर, आपने बिलाशुबा मेरी ज़हनी कोफ्त को बहुत हद तक कम कर दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर मेरे लिए कुछ बंदोबस्त कर दें। यकीनन ऐसा ही होगा, फॉवलर ने जवाब। जिसके बाद उसने नुमान खां को अपने अहल खाना से मिलाया। एक हसीन औरत को उसने अपनी बीवी कहकर मुतारिफ़ कराया। 2 बेटियां थीं उसकी। बज़ाहिर एक आम सा सादा सा घर मालूम होता था और यूँ लगता था जैसे मिस्टर फॉवलर इंतहाई शरीफुल नफ्स और घरेलू किस्म के आदमी हैं। उसे देखकर ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वो जराइम की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। बहरतौर वो सभी थोड़ी देर में नुमान खां से बेतकल्लुफ़ हो गए। रात का खाना साथ ही खाया गया और फिर फॉवलर ने नुमान खां की वापसी का बंदोबस्त कर दिया। अपने रहाइशगाह पर वापस आने के बाद नुमान खां काफ़ी हद तक मुतमईन था। अलबत्ता आई भी उससे कुछ रूठी सी थी। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। नुमान खां से मुलाकात हुई तो उसने शाकिनी गांव से देखते हुए कहा, कहाँ चले गए थे? ओह आई भी, मैं मिस्टर फॉवलर से मिलने गया था।
टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी। ये कौन साहिब है? आईवी ने पूछा। तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं और यह उनके कारोबार के निगरान हैं। मुझे बताए बगैर चले गए थे आप? हाँ, इसकी हिदायत मिली थी, नुमान खान ने कहा। किससे? मिस्टर फाउलर से। और मिस्टर फाउलर को शायद तुम्हारे डैडी से। क्या मतलब? डैडी ने कहा था कि मुझे इस सिलसिले में कुछ ना बताया जाए। नहीं, ये नहीं कहा था, लेकिन मिस्टर फाउलर मुझे हिदायत की थी कि मैं तन्हा उनसे मिलूँ। वो फिर आईवी, तुम्हें इल्म है इस बात का कि मैं यहाँ किसी मकसद के तहत आया हूँ। डॉक्टर ब्रिटो मुझे से कोई बात नहीं छुपाई और इस सिलसिले में मैं उनकी बेपनाह इज्जत करता हूँ। उन्हें मुझे जो पेशकश की थी मैंने खुलूस दिल से उसे मंजूर किया था। तो अच्छा, मुझे तो अब तुमसे हटकर बहुत से काम करना होंगे। प्लीज़ अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट करो। तुम्हें अपनी तफरीहात अलग दरियाफ्त करना होगी। मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं खुद भी तुम्हारे साथ वो सारे काम करना चाहती हूँ जो तुम करोगे। मुझे डैडी ने इसके लिए मना नहीं किया है और तुम यकीन करो मैं इस सिलसिले में तुम पर बार नहीं बनूंगी। 100% मुझे यकीन है डैड, लेकिन मैं किसी औरत के साथ काम करना पसंद नहीं करूँगा, नुमान खान ने कहा। और आईवी एकदम खामोश हो गई। चंद लम्हात वो नुमान खान को देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आइंदा तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूँगी। नुमान खान खामोश हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।